रेशियो एनालिसिस में पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले रेशियो क्या होता है? रेशियो एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि हमको दो इंटरडिपेंडेंट रिलेटेड आइटम्स के बीच का रिलेशन बताता है। इंटरडिपेंडेंट रिलेटेड आइटम्स क्या है? जब हम लोग रेशियो चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद आप ये और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि आपने कुछ रेशियो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ करंट रेशियो का, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे और एक दूसरे से रिलेटेड आइटम है। तो ऐसे दो इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आइटम्स जो होते हैं इनके बीच का जब रिलेशन हमको पता चलता है दैट इज व्हाट वी कॉल रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? अकाउंटिंग रेशियो मीन्स रेशियो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जब हम अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन मतलब एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, डेट, बोरोइंग ऐसी चीजों को लेकर के जब हम रेशियो निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। अब रेशियो एनालिसिस क्या होता है? जो हम रेशियोज निकाल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लेकर के, जो हम रेशियोज निकाल रहे हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि हमारा बिजनेस सही से रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है, कैसी सॉल्वेंसी पोजीशन में है, कैसी लिक्विडिटी पोजीशन में है। तो वो चीज़ें क्या है रेशियो एनालिसिस के अंदर कवर होती हैं। अब रेशियो जो है ना वो 4 तरह से एक्सप्रेस करा जाता है। या तो आपका रेशियो आ जाएगा जैसे कि 2.3 आंसर आएगा। मतलब रेशियो आप क्या समझते हो कि 4:3 ऐसे आप रेशियो प्रपोर्शन पढ़ते थे, लेकिन नहीं, 4:3 को आप सॉल्व करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.33। तो रेशियो का आंसर क्या आ जाएगा 1.33। तो या तो आप इसको ऐसे प्योर फॉर्म में आप इसको क्या करते हो एक्सप्रेस करते हो, या फिर कुछ आगे आप पढ़ेंगे तो रेशियोज के आंसर परसेंटेज टर्म में आएंगे। जैसे कि 50%, जैसे कि 66%। ठीक है, तो ऐसे आंसर आएंगे। या फिर क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि 2 लाख आ रही है ऊपर वैल्यू और नीचे आ रही है 1 लाख। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि डिनोमिनेटर का ये क्या है डबल है। तो आप आगे टाइम्स वर्ड यूज करेंगे, 2 टाइम्स, 4.5 टाइम्स। तो या तो आप टाइम्स में एक्सप्रेस करेंगे और लास्ट में क्या हो सकता है कि आप रेशियो को एज़ अ फ्रैक्शन भी आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक है? फ्रैक्शन का मतलब यही है कि जैसे कि आप उसको करेंगे 8 और 4, मतलब 8 जैसे कि आपने कर दिया 18/4, मतलब ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है? तो 4 तरह से रेशियोज़ के आंसर इस चैप्टर में निकल सकते हैं। वो क्या हम कैसे भी आंसर दे सकते हैं? नहीं, सबका अलग-अलग परव्यू है। ठीक है? वो आपको बताया जाएगा कि कुछ रेशियोज़ का जो आंसर होता है वो हमेशा आपका कैसा आएगा? प्योर फॉर्म में आएगा। प्योर फॉर्म का मतलब क्या है? आप प्योर रेशियो लिखेंगे 2:1। कुछ रेशियोज़ को क्या करेंगे, आप फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल्स फॉर्म में ले जाएँगे। कुछ रेशियोज़ को आप क्या करेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे और कुछ को आप टाइम्स में लिखेंगे। ठीक है? मान लीजिए जैसे किसी रेशियो का जैसे कोई 2:1 आ रहा है, ठीक है? तो इसको प्योर रेशियो में 2:1 लिखेंगे, लेकिन परसेंटेज में आप क्या कर देंगे, 200% बोल देंगे। वहीं पे टाइम्स में आप क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स बोल देंगे और फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, 2/1। तो या तो ऐसे एक्सप्रेस होगा, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे। तो आपको याद रखना है कि रेशियो को 4 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग इस चैप्टर में। आई होप आपको इतनी बात मेरी समझ में आई, ठीक है? तो वही यहाँ पे इन्होंने बताया है सिंपल से टर्म्स में कि रेशियो को एक्सप्रेस करने के 4 तरीके होते हैं, प्योर रेशियो, परसेंटेज, टाइम्स या फिर फ्रैक्शन, बस। अब जो रेशियो है हमारे पास में वो कैसे है? एक तो हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो है, एक हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो है, एक हमारे पास एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। ये 4 तरह के रेशियोज़ की कैटेगरीज़ होती हैं आपके करिकुलम के सिलेबस में। अब हमने लिक्विडिटी रेशियोज़ को ऑलरेडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर वेकेशंस पढ़ रखा है, जिसको हम लोग जल्दी से वाइंड अप करके रिवाइज़ करेंगे और हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो को आज समझेंगे, ठीक है? एक टर्न पे हम लोग ये पोर्शन करेंगे और एक टर्न पे ये पोर्शन करेंगे। तो आज हमारा क्या टारगेट है? सर आज हमारा टारगेट है कि आज हमको लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो इतना पोर्शन हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? इसके अंदर 2 आते हैं, एक होता है करंट रेशियो या एक होता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? आपको बताया था समर वेकेशन के टाइम पे, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है? एसिड टेस्ट रेशियो बोला जाए, लिक्विड रेशियो बोला जाए या क्विक रेशियो बोला जाए, एक ही बात है। और दूसरा क्या है? करंट रेशियो। तो हमारे पास में लिक्विडिटी रेशियो में कितने रेशियोज़ हैं? 2 हैं, ठीक है? सॉल्वेंसी रेशियो में आपको 6 मिलेंगे, जैसे डेट टू इक्विटी है, प्रॉपर्टी रेशियो है, डेट टू टोटल एसेट रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ऐसे आपको 4 से 6 जो है रेशियोज़ मिलेंगे। तो चलिए अब समरी ऑफ चैप्टर पे चलते हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या है? अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है तो आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है? अकाउंटिंग रेशियो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रिलेशनशिप बताता है 2 आइटम्स या फिर ग्रुप ऑफ आइटम्स के बीच में, और ये आइटम्स कहाँ से उठाए गए हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। या हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं
कि रेशियो को हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे अकाउंटिंग रेशियो। सिंपल सा कह रहा है, जिन रेशियोज को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे कैलकुलेट करोगे उसको बोलेंगे अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? अकाउंटिंग रेशियो को कंप्यूट करने के बाद जब हम रिलेशनशिप को डिटरमाइन करते हैं और फिर हम एनालाइज करते हैं एज अ टूल, उसको हम एनालाइज करते हैं कि जो हमारी रेशियो की वैल्यू आ रही है वो सही आ रही है या कितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्योर रेशियो में मतलब 2:1, परसेंटेज में मतलब जैसे कि मान लीजिए 50% आ रहा है किसी का आंसर, नंबर ऑफ टाइम्स में जैसे कि 3 टाइम्स, और फ्रैक्शन में जैसे कि 4 फ्रैक्शन 7। ठीक है, तो 4 तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियोज को। अच्छा, रेशियो एनालिसिस करा क्यों जाता है? क्या ऑब्जेक्टिव है उसके? सबसे पहला क्या है? टू सिम्प्लीफाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन को सिम्प्लीफाई कर देता है। जैसे कि किसी का करंट रेशियो अगर 2:1 आ रहा है, ये आइडियल रेशियो है। आइडियल रेशियो करंट रेशियो का क्या होता है? 2:1। और लिक्विडिटी रेशियो का या फिर सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है? उस लिक्विडिटी यानी एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो क्या होता है? 1:1। तो मैंने यहाँ पे लिखा लिक्विड रेशियो 1:1 होना चाहिए और करंट रेशियो जो है वो 2:1 होना चाहिए। ठीक है? तो ये आइडियल रेशियोज़ है, मतलब ये होने चाहिए, ठीक है? तो ये क्या करता है, हमारे अकाउंटिंग रिलेशन को सिम्प्लीफाई कर देता है। सिम्प्लीफाई मतलब जैसे कि अगर कोई मुझसे पूछे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी फर्म की सही है कि नहीं है, तो मैं एक काम करूँगा, सारी करंट एसेट्स को ऐड करूँगा और सारी करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करूँगा, उनको डिवाइड कर लूँगा और देखूँगा कि करंट रेशियो कितना निकल के आ रहा है। मान लीजिए सारी एसेट्स आ रही है 4 लाख की, ठीक है? और जो भी उसकी करंट लायबिलिटी है वो है 2 लाख की। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2:1। तो ये तो बिल्कुल आइडियल है, मतलब परफेक्ट है एकदम। तो हम बोलेंगे कि हाँ, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। लेकिन मान लीजिए 4 लाख की करंट एसेट्स है और 1 लाख की करंट लायबिलिटी है। इसका 4:1 आ रहा है। ये तो आइडियल से ज़्यादा हो गया। तो हम बोलेंगे बिज़नेस में कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है? तो सिम्प्लीफाई करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है? आपको बैलेंस शीट जो दिखेंगी, तो बैलेंस शीट देख कर के आप ऐसे जज नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप रेशियोज़ कैलकुलेट करते हो और फिर आप उसे एनालाइज़ करते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेसिस मिलता है अपना जजमेंट पास करने का। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है बिज़नेस की, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए रेशियो 4:1 आ रहा था और होना कितना चाहिए 2:1, तो मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ कुछ दिक्कत है, तो अब मैं फ़ोकस करूँगा उस दिक्कत पे और उसको आइडियल रेशियो बनाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपका एम 90 मार्क्स लाने का था आउट ऑफ 100 मिनिमम प्री बोर्ड्स में और आपके 87 मार्क्स आए, तो आप देखेंगे कि 3 मार्क्स कहाँ रह गए, ठीक है? आप यहाँ पे इसको एनालाइज़ करेंगे और फिर अपनी एफिशिएंसी पे काम करेंगे कि हम 83 से 90 पे पहुँच जाए, तो एफिशिएंसी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये फोरकास्टिंग या प्लानिंग में भी हेल्प करता है। आपको जैसे मैं बताऊँ, लिक्विड रेशियो में क्या बताता है कि अगर प्रेज़ेंट टर्म पे कोई ऑब्लिगेशन आ गई तो हम उसको कितना जल्दी मीट कर सकते हैं, 1:1 होना चाहिए। मतलब अगर करंट लायबिलिटी 2 लाख की है तो आपके पास में आपके पास क्विक एसेट्स भी जो हैं वो 2 लाख की होनी चाहिए, ठीक है? इसमें क्विक एसेट्स क्या होती हैं और करंट एसेट्स क्या होती हैं, मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँगा। करंट एसेट जैसे बैलेंस शीट आप देखते हो ना, तो उसमें करंट एसेट का कॉलम होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ आती है, इन्वेंटरी आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, कैश एंड कैश बैलेंस आता है, फिर कैश एंड बैंक बैलेंस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। और क्या आता है हमारा, कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं शॉर्ट टर्म वाले। तो ये सारी करंट एसेट्स हैं। क्विक एसेट में आप 2 चीज़ों को हटा देंगे। किस-किस 2 चीज़ों को हटा देंगे? आप इन्वेंटरी को क्विक नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इन्वेंटरी पूरे साल ब बिक जाती है, कभी-कभी रखी रहती है, कभी-कभी हो सकता है कि आपने स्टॉक साल के स्टार्टिंग में खरीदा और वो 31st मार्च तक एज़ इट इज़ पड़ा रहा, वो क्लोजिंग स्टॉक बन के रह गया, वो बिका ही नहीं। तो हम इन्वेंटरी को इन्वेंटरी अब जब मैं इन्वेंटरी वर्ड बोल रहा हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि इन्वेंटरी के अंदर रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ये चारों चीज़ें आ रही हैं। तो हो सकता है कि ये चारों चीज़ें आपके पास में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो और वो बिकी नहीं है। तो इसको हम करंट तो मानते हैं कि इस साल में बिकेगा, लेकिन बहुत जल्दी बिक जाएगा ये हम एश्योरिटी नहीं ले सकते। कई बार ऐसा होता है कि वो साल के अंत तक बचा रह जाता है सामान। और उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस कभी रियलाइज़ नहीं हो सकते हैं, ठीक है? अगर मैंने 1 साल का जियो का रिचार्ज पहले से करा दिया है और मैं 1 महीने के अंदर उसको रियलाइज़ कराना चाहूँ, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने टाइम पे खुद ही रियलाइज़ होगा धीरे-धीरे करके। तो प्रीपेड वाली चीज़ें और इन्वेंटरी को अगर हम हटा दें, मतलब टोटल करंट एसेट से अगर हम प्रीपेड वाली चीज़ें और इन्वेंटरी को हटा दें, तो वो क्या बन जाता है? क्विक एसेट बन जाता है। तो करंट रेशियो का क्या फ़ॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशियो का फ़ॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट नहीं पता है तो एक काम करो, करंट एसेट लो, उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस और उसमें से इन्वेंटरी को लेस कर दो, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? क्विक एसेट। ठीक है? आई होप आपको मेरी बात इतनी समझ में आ रही है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी।
टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, टू हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस एंड टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस। अब लिमिटेशंस क्या है? रेशियो एनालिसिस की कुछ दिक्कतें भी हैं। रेशियो में बी मिसलीडिंग इफ दे आर बेस्ड ऑन इनकरेक्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन ही आपने गलत उठाई थी तो उससे रेशियो की वैल्यू गलत आएगी। ठीक है, मान लीजिए कि एसेट्स 40 लाख की थी और लाइबिलिटी जो है वो 20 लाख की थी। ठीक है, एक्चुअली में लेकिन एसेट्स गलती से क्या हुआ, 40 लाख की जगह मान लीजिए कि अकाउंटेंट ने 14 लाख लिख रखा है, 40 को 14 लिख दिया है। तो अब ऐसे में क्या होगा, जब मैं रेशियो निकालूंगा ना तो रेशियो की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी। ठीक है, जो कि हमको गलत रिप्रेजेंटेशन देगी। तो अब बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस उसको करेक्ट करने के चक्कर में पड़ जाएगा, जबकि वो ऑलरेडी सही था पहले से। तो इससे क्या है, हम मिसलीड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हम गलत दिशा में बढ़ने लगेंगे। वेरियांस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में वेरियांस आ जाता है। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कुछ चीजें फॉलो कर रहे थे, हम डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे थे, तो डब्ल्यूडीवी फॉलो करते करते देखा हमने कि कहीं ना कहीं उसका फ्रूटफुल इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम एसएलएम पे स्विच कर गए। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी हमने अपनी चेंज कर ली। हम मान लीजिए इन्वेंट्री फीफो मेथड पे हम करते थे वैल्यू, अब हम लीफो पे करने लगे। ठीक है, आपको अगर फीफो लीफो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बस अभी इस पे इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। आपको बस मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि इन्वेंट्री को यानी स्टॉक को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक होता है लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एक होता है वेटेड एवरेज। ठीक है, 3 मेथड होते हैं इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के। जो आप क्लोजिंग स्टॉक का देखते हैं ना, टाइम क्लास में लिखता है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च वाज 40,000। तो वो जो जैसे 40,000 या 10,000 जो दे रखा है उसकी वैल्यू कैसे आई है, या तो फीफो मेथड यूज करा है कंपनी ने, या तो लीफो करा है, तो वेटेड एवरेज करा है। और भी कुछ अदर्स होते हैं बट वो मिसलेनियस है। ठीक है, तो ये मेन 3 होते हैं। अब इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, और ये बेसिक बेसिक चीजें दी हैं, आप इसको रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग सीधा अपने मेन पोर्शन पे आते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो हमको पढ़ना और सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ना है। लिक्विडिटी में 2 होते हैं, करंट रेशियो और क्विक या फिर लिक्विड रेशियो, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। सॉल्वेंसी के अंदर आपको 4 मिलेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमको समझना है कि करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो में क्या आता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। और एग्जांपल यहाँ पे जैसे इन्होंने 2:1 दे रखा है। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको, प्योर प्योर यानी रेशियो के टर्म्स में ही लिखते हैं। तो आपको अभी क्या रखना है कि जो मेरा पहला वाला पोर्शन है लिक्विड रेशियो का, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। मतलब इसको हम दोनों को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेशियो, जैसे 2:1, 3:1, 14:2, 14:1, ऐसे करके हम उसको जो है एक्सप्रेस करेंगे। अब सिग्निफिकेंस क्या है, ये रेशियो हमको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस बताता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस का मतलब ये है कि जैसे कि आपका 1 ईयर है, तो 1 ईयर के अंदर जो भी आपकी ऑब्लिगेशंस आप उसको मीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ ज्ञान दिया है कि करंट एसेट्स क्या होता है। तो करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, लेकिन करंट एसेट को फिर भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है करंट एसेट के अंदर। करंट एसेट्स मीन दोज एसेट्स विच आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, यानी 1 साल के अंदर जो कन्वर्ट हो सके। मैंने अभी आपको करंट एसेट्स का दर्शन कराया था, मैंने बताया था कि उसके अंदर इन्वेंट्री भी आती है, उसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स भी आते हैं, उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी आते हैं, उसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। इसका एग्ज़ाम्पल क्या दे रखा है इन्होंने, तो देखिए कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं और ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं। मोटे-मोटे आपको यही 4 दिखेंगे, नाम दिखेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर भी होता है और बिल रिसीवेबल भी होता है। ठीक है, अब करंट एसेट्स में जब हम इन्वेंट्री लेते हैं ना, करंट एसेट्स में जब हम इन्वेंट्री लेते हैं ना, तो इन्वेंट्री के साथ उसके लूज़ टूल्स और स्पेयर पार्ट्स नहीं लेते हैं। मैंने क्या बोला फिर से, कि इन्वेंट्री के साथ हम लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को नहीं लेते, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं करंट एसेट फॉर द रेशियो। अगर हम रेशियो में करंट एसेट्स ले रहे हो, क्यों एक्सक्लूड करते हैं सर? देखिए, आप जब अपनी बिजनेस की एसेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन्वेंट्री के साथ के लूज टूल मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि मेरा काम कुछ मिठाई वगैरह बनाने का है, तो उसके लिए ना मोल्ड्स आते हैं। मोल्ड्स मतलब सांचे आते हैं जिसके अंदर रख कर के उसको दबा दिया और फिर उसका शेप आ गया। तो वो मेरे लिए क्या है, लूज टूल है। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए मुझे समोसे वगैरह बनाना होता है, तो उसके लिए ना एक छलनी आती है बड़ी-सी, ऐसे एक व्हिप्ड स्पून होती है बड़ी-सी, ठीक है? जिससे समोसे वगैरह कढ़ाई से बाहर निकाले जाते हैं। तो वो सब मेरे लिए क्या है, वो सब मेरे लिए लूज़ टूल्स हैं, ठीक है? उन्हीं की हेल्प से मेरी इन्वेंटरी बन रही है। मेरा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक एंड ट्रेड, ये सब उसी से जो है काम मेरा चल रहा है। लेकिन क्या मैं उसको बेच सकता हूँ? करंट एसेट है मेरी वो, क्या वो इस साल में बिक जाएगा? नहीं सर, सर आपके गुड्स बिकेंगे, लेकिन आपके ये लूज़ टूल्स नहीं बिकेंगे। हम लोग इन्वेंटरी के अंदर लूज़ टूल्स की वैल्यू ऐड करके लिख देते हैं
बट लेकिन जब हम करंट रेशियो पढ़ रहे हैं, तो करंट रेशियो में हम ट्रू पिक्चर दिखा रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें इस साल के अंदर बिक सकती हैं। लिखा है ना यहाँ पे, या तो ऑलरेडी कैश हो या फिर कैश में कन्वर्ट हो सके 1 साल के अंदर। तो हम सामने वाले को धोखे में क्यों रखेंगे? जब लूज़-टूज़ हम बेचेंगे ही नहीं। हमें पता है कि हम जैसे जितने भी साल बिज़नेस करेंगे, हमको वो जो है वो व्हिप्ड स्पून का यूज़ करना है, ठीक है? हमको लूज़-टूज़ का यूज़ करना है। जो भी हमारे उसकी एक्सेसरीज़ होंगी, टूल किट होगी, स्क्रू ड्राइवर हो गया, एक्स हो गया, वेज हो गया, इन सब का हमें यूज़ करना है। तो हम उसको बेचने वाले हैं नहीं, तो हम लूज़-टूज़ को क्या करते हैं, हम एक्सक्लूड कर देते हैं। आपको अगर दे रखा हो कि करंट एसेट की वैल्यू 2 लाख है, ठीक है? और आपको दे रखा उसमें इन्वेंटरी में 2000 के लूज़-टूज़ इंक्लूडेड थे, तो फिर आपका ज़मीर जाग जाना चाहिए और आपका दिमाग काम करना चाहिए कि 2000 इंक्लूड कैसे हो गए भई, एक्सक्लूड करा था, तो आप इसे लेस कर देंगे और 1,98,000 का आप करंट एसेट्स लिख देंगे। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आई। अब करंट लायबिलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी क्या होती है? आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रखा होगा और मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में साफ-साफ उसमें बताया था कि करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, कंटींजेंट लायबिलिटी क्या होता है। मैंने नोट्स में लिख रखा है, ठीक है? हाफ ऑफ पैरा में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, तो आप एक बार वहाँ से जाके रीड करिएगा। सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा एनहांस्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, आपको समझ में आएगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा कि ये नाम करंट एसेट का होता है, ये नाम करंट लायबिलिटी का होता है। अगर आपने उसको बाय हार्ट बहुत अच्छे से समझ लिया, तो मैं आपके सामने कोई भी टर्म अगर दूँगा, तो आप बता देंगे कि सर ये करंट लायबिलिटी है, ये करंट एसेट है और ये नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है? तो करंट लायबिलिटीज़ क्या है? ये वो लायबिलिटीज़ होती है जो पेबल होती हैं विदिन अ ईयर या फिर विदिन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? देखो, हर बिज़नेस 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं करता है, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, हर बिज़नेस 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं करता है। कुछ बिज़नेस की ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की होती है कि 15-15 महीने में उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाइंड अप होते हैं, ठीक है? तो 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो हो सकता है या फिर 15 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल भी फॉलो हो सकती है। वो आपके ऊपर है कि आप अपने बिज़नेस की साइकिल को कितने पीरियड का मानते हैं। जनरली सब 12 महीने का लेके चलते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ फिर भी हैं जो कि थोड़ा-सा डिफरेंशियल वे में काम करते हैं। तो या तो वो 1 साल की बात करें यानी 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर या फिर हम बात करें ऑपरेटिंग साइकिल की। जो भी आपका ऑपरेटिंग साइकिल हो, मैक्सिमम 15 मंथ्स तक का होता है एवरेज, ठीक है? ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर क्या आएगा? ट्रेड पेबल आएगा, क्रेडिटर और बिल्स पेबल उसके अंदर आ जाएँगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का ओवरड्राफ्ट हम क्या मानते थे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग मानते थे ना? बैंक के ओवरड्राफ्ट को हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग मानते थे ना? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर। तो ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, यानी ये हमारी करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म की है ना बोरोइंग, तो ये बोरोइंग इज़ अ लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म मीन्स करंट, ठीक है? और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, वाइस वर्सा ही तो चल रहा है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, तो ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा होगा। क्विक एसेट कैसे निकलेंगी? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि करंट एसेट से इन्वेंटरी और प्रीपेड वाली चीज़ें हटा दो, तो वो क्या बन जाती हैं? क्विक। ठीक है, तो जल्दी से ज़रा हम इन दोनों पे थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? बुक के क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखे हैं आपके लिए। हम लोगों ने देखिए क्या डिस्कस करा, हमने देखा कि लिक्विडिटी रेशियो पढ़ रहे थे हम, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। एके अक्का नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है आल्सो नोन एज़, ठीक है? ये अब्रिविएशन है। तो लिक्विडिटी रेशियो आल्सो नोन एज़ सॉल्वेंसी रेशियो। क्या-क्या आता है इसके अंदर? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इज़ आल्सो नोन एज़ क्विक रेशियो एंड इट इज़ आल्सो नोन एज़ एसिड टेस्ट रेशियो। ओके, ये नाम याद रहना चाहिए, एमसीक्यू में हो सकता है 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाए अगर आप लकी हुए। करंट एसेट्स क्या होती हैं? हम लोगों ने पढ़ लिया। करंट लायबिलिटी क्या होता है? हम लोगों ने समझ लिया। लिक्विड एसेट्स या फिर मैं बोलूँ क्विक एसेट्स क्या होती हैं? ये भी हमने समझ लिया। वर्किंग कैपिटल नहीं समझी, तो आइए समझ लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसका हमें कहीं-कहीं यूज़ पड़ सकता है, ठीक है? तो चलिए ज़रा एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो-जो मैं क्वेश्चंस खुद से यहाँ पे लिखवा के करा रहा हूँ, आप वो अपने पास में नोट करते जाइएगा, ठीक है? बाद में फिर आपके पास है मैं अलग से कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ और आपके पास में फिर बुक के रहेंगे कवर करने के लिए, तो उससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। तो आप बाद में फिर अपनी बुक्स की भी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं।
तो मान लीजिए जैसे कि टोटल एसेट्स हमको दे रखी हैं 7,50,000 की, और फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं, कितनी ले सकते हैं, मान लीजिए 4 लाख की दे रखी हैं। इसके अलावा हमें नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स लिख लेते हैं 2.5 लाख की, और अब ले लेते हैं हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज मान लीजिए आपको दे रखी हैं 2 लाख की, और 5 लाख की इक्विटी ले लेते हैं। इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करिए जरा, फिर हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो हम लोग अब इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए, हमें सर निकालना क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं। हमको निकालना है करंट रेशियो इसमें। ठीक है, करंट रेशियो निकालना है। सबसे पहले हमेशा क्या करो, आदत डालो फॉर्मूला लिखने की हमेशा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब हमको ये थोड़ा सा आपको हो सकता है ट्रिकी लगे, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। करंट एसेट्स कैसे निकलेंगी, ठीक है, करंट एसेट्स कैसे हो सकती हैं, तो देखिए जरा, जब आप एसेट्स बनाते हैं, ठीक है, तो एसेट्स के अंदर आप लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स, और क्या लिखते हैं आप, करंट एसेट्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, नॉन करंट एसेट्स आपको दी होती हैं, नॉन करंट एसेट में क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आता है, और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये चीजें आती हैं। इसके अलावा आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, और आपका क्या आता है, जो भी आपका एडवांस टैक्स होता है, ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट होता है, तो वो आपका यहाँ पे आता है। तो अब बात सुनिएगा जरा, अगर आपको बैलेंस शीट आती होगी तो आपका ये चैप्टर अब अच्छे से हो पाएगा। तो बैलेंस शीट जरूर याद रखिएगा, नॉन करेंट एसेट्स है, आपके पास में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, और आपके पास में डेफर्ड टैक्स एसेट है, और करंट एसेट है। तो ये सारा मिला के आपका क्या बनता है, टोटल एसेट्स बनता है। अब एक बात सुनिए, मैंने आपको टोटल एसेट्स बता रखा है कितना, 7,50,000 का, यानी इन सब का टोटल कितना आ रहा होगा, 7,50,000। ठीक है सर, और आपने हमें फिक्स्ड एसेट दे रखी है। फिक्स्ड एसेट मतलब समझते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो कितनी दे रखी है, 4 लाख की। तो यानी हमको आपने नॉन करंट एसेट बता रखी है 4 लाख की, ये जो आपने फिक्स्ड एसेट बता रखी है, ठीक है। और आपने हमको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, कितने की दे रखी है आपने, 2,50,000 की। ठीक है सर, आपने 2,50,000 का ये दे रखा है, 4 लाख का वो दे रखा है, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। तो बचा क्या, करंट एसेट, यानी मैंने इन दोनों में करंट एसेट्स को ऐड करा होगा, तभी तो 7,50,000 आया। मैंने इसमें दोनों वैल्यूज ऐड करी होंगी, तभी तो 7,50,000 आया। तो अब आप निकाल सकते हैं ये मिसिंग फिगर, बिल्कुल 7.5 लाख से इन दोनों को 6.5 लाख क्या करेंगे आप, लेस कर देंगे, और आपका 1 लाख का क्या निकल के आ जाएगा, करंट एसेट्स। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं। तो अब देखते हैं कि एग्जाम में कैसे करना है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्टली बताया कि यहाँ पे हुआ क्या है, अब देखते हैं एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। तो एग्जाम में आप लिखेंगे कि टोटल एसेट्स का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स
प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस करेंट एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है ये तीन चीजें, सॉरी टोटल एसेट्स का मतलब होता है तीन चीजें। अब आपको पता है कि टोटल एसेट्स कितनी दे रखी है हमको, 7,50,000, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 7,50,000। आपको फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू पता है क्लास 4 लाख, प्लस आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पता है 2,50,000 की, और प्लस करंट एसेट्स जो हमको फाइंड करना है। और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो करंट एसेट्स की वैल्यू आप लिख सकते हैं, करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना होगा। ये हमने क्या करा यहाँ से यहाँ तक में, ये हमने निकाला है करंट एसेट्स की वैल्यू। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा क्या इसको हम वर्किंग नोट के थ्रू शो कर सकते हैं? हाँ, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वर्किंग नोट के फॉर्म में दिखाना है तो यू आर फ्री टू शो इन दैट मैनर एज वेल। ओके, तो करंट एसेट्स तो आ गई सर, करंट लायबिलिटी बता दीजिए कैसे निकालेंगे, करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी? देखो करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी? सर हमको टोटल लायबिलिटी तो दे ही रखी है, इन्होंने हमको बता रखा है नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड। और जहां तक मुझे सर इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पोर्शन याद है, जब बैलेंस शीट बनाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज नंबर 1 का, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, हम उसमें लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसके बाद में फिर हम लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, और क्या हम लिखते हैं सर, फिर हम लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर हम लिखते हैं करंट लायबिलिटी, उसके बाद फिर हम क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में हम यही तो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, है ना, यानी चार चीजें आती हैं। सर इसमें शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट दिया नहीं है, तो आप सपा को हटा दीजिए। सर हमको शेयर होल्डर्स फंड पता है, कितने शेयर होल्डर फंड देके रखे इन्होंने, 5 लाख के। ठीक है, 5 लाख का शेयर होल्डर फंड है। ओके सर, सर नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी है, वो 2 लाख की गिवन है। ठीक है सर, हमें करंट लायबिलिटी भी नहीं पता है, हमको टोटल भी नहीं पता है। टोटल पता है, कैसे पता है टोटल हमें, आपको पता है बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स का दोनों का टोटल क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है वही तो टोटल लायबिलिटी की हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टोटल एसेट्स की वैल्यू ही तो टोटल लायबिलिटी हो जाएगी। तो वो आपको हर चीज बोल के खुद से नहीं बताएगा, बहुत सी जगह आपको खुद का ब्रेन भी यूज करना है। तो टोटल लायबिलिटी कितना है, 7,50,000। इसका मतलब कि यहाँ पे ये वैल्यू हमें पता है कि इन दोनों में कुछ और भी ऐड हुआ जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 7,50,000। ठीक है, यहाँ पे अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअली मेरी बात समझ में आई, जो मैं आपको बैलेंस शीट के थ्रू समझाना चाह रहा था। ठीक है, अगर आप मेरी तरह सोच पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, आपको याद व्याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है तो काफी चीजें जो हैं आपको बस सोचने पे ही ओरली होने लगेंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि इसको हम ऐसे शो नहीं कर सकते, तो सर शो कैसे करेंगे? शो करने के लिए वही हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू, अभी बताया मैंने टोटल लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा। तो टोटल लायबिलिटी के अंदर आएगा आपकी शेयर होल्डर्स का फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैल्यूज को अपनी पुट कर देंगे। सर टोटल लायबिलिटी हमको पता है 7,50,000। सर शेयर होल्डर्स फंड आपने क्वेश्चन में लिखा था 5 लाख का, आपने नॉन करंट लायबिलिटी ली थी 2 लाख की, और हमको करंट लायबिलिटी नहीं पता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख, 7,50,000 से 7 लाख चला जाएगा तो 50,000 वैल्यू आ जाएगी।
बस हम लोगों ने मेन दोनों चीज़ें अब पता कर ली हैं जो हमको चाहिए थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे अपने फॉर्मूले पे वापस आते हैं। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ और आपको करंट एसेट्स कितनी पता चल गई हैं जस्ट अभी 1 लाख की और करंट लायबिलिटी कितनी पता चली है आपको 50,000 की। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना रेशियो आ जाएगा 2:1 और ये आपका क्या आ रहा है फाइनल आंसर। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, आपको इससे एग्जाम की प्रेजेंटेशन भी समझ में आई कि आपको कैसा करना है। मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। आई होप आपने कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, टोटल एसेट्स लिख लेते हैं 45,000 की। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू 45 लाख कर लीजिए। ठीक है, और नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स ले लेते हैं 33 लाख की। 45 और 33। वर्किंग कैपिटल ले लीजिए 12 9। ठीक है, वर्किंग कैपिटल ले लीजिए 9 लाख का। ठीक है, बस करंट रेशियो निकालना है, 3 चीजें दे रखी हैं, 3 नोटिस है। ओके, सो आई होप आपने नोट कर लिया है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें फॉर्मूला चाहिए होगा। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम में। ये फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फिर हमको सबसे पहले चाहिए होगा करंट एसेट्स का फॉर्मूला, मतलब करंट एसेट्स कैसे आएंगे। तो करंट एसेट्स के लिए होता है टोटल एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स वाला। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको क्या क्या गिवन है। सर हमको टोटल एसेट्स गिवन है। ओके, हमको नॉन करंट एसेट्स गिवन है। नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दोनों मिला के दे रखी है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने नॉन करंट एसेट्स दे रखा है। ठीक, तो एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसको हम फिक्स्ड एसेट्स नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा और इसी के साथ में हमारा फॉर्मूला बन गया नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। टोटल एसेट्स कितनी गिवन है 45 लाख की। तो 45 लाख इज इक्वल्स टू 33 लाख प्लस करंट एसेट्स। और 45 से 33 को लेस करेंगे तो करंट एसेट्स कितनी आ जाएंगी 12 लाख की। क्या एग्जाम में सर करंट एसेट्स लिख सकते हैं? नहीं, मतलब एग्जाम में करंट एसेट्स तो लिखेंगे ही, सॉरी, एग्जाम में सीए नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आपको एब्रीविएशंस नहीं यूज करने हैं। ठीक,
एब्रिविएशंस का मतलब जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूँ कि एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है? आपको एब्रिविएशंस नहीं यूज़ करने हैं। अच्छा अब तो 12 लाख का हमें करंट एसेट मिल गया है, अब हमको बात करनी है करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी कैसे आएगी? अभी आपको एक मैंने प्यारा-सा फ़ॉर्मूला बताया था वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का फ़ॉर्मूला क्या कहता था? सर वर्किंग कैपिटल का फ़ॉर्मूला कहता था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है? क्या आपको वर्किंग कैपिटल पता है? यस सर हमको पता है 9 लाख की दी है क्वेश्चन ने। क्या आपको करंट एसेट्स पता चल गई हैं? यस सर अभी 12 लाख की वैल्यू निकल के आई है। तो क्या आप करंट लायबिलिटी को निकाल सकते हैं? यस सर हम लोग करंट लायबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आप इसी की हेल्प से फाइंड कर लीजिए। तो अब जैसे करंट लायबिलिटी निकालने जाएँगे तो करंट लायबिलिटी वैल्यू कितनी आ जाएगी? करंट लायबिलिटी 9 लाख और 12 लाख। देखिए ये करंट लायबिलिटी जो माइनस का है, ये उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, प्लस का करंट लायबिलिटी और 9 लाख जो इधर एडिशन का वो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो करंट लायबिलिटी इज़ इक्वल्स टू 12 लाख माइनस 9 लाख। आई होप आपको इतनी बेसिक मैथ्स आती है, ठीक है? सो सीधा करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लाख की, ठीक? सर हमको करंट एसेट्स पता चल गई और हमको करंट लायबिलिटी भी पता चल गई। तो अब हम रख देते हैं इसको फ़ॉर्मूला में, हमारा फ़ॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये फ़ॉर्मूला लेते हैं फिर से। क्या फ़ॉर्मूला हमें एग्ज़ाम में 2-2 बार लिखना है? नहीं, नहीं, अभी मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको याद हो जाए इसलिए मैं बार-बार लिख रहा हूँ 2 बार। आपको एक क्वेश्चन में एक ही बार लिखना है दैट इज़ सफिशिएंट, ओके? तो करंट रेशियो कैसे निकलेगा? करंट एसेट्स हमारी कितनी आई हैं? सर हमारी करंट एसेट्स आई हैं 12 लाख की और हमारी करंट लायबिलिटी आई है 3 लाख की। सर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 4:1। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है? सो आई होप आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी मेरा समझ में आया। एक मिनट देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया है। अब मैं चलता हूँ अपने इलस्ट्रेशन थर्ड पे। ठीक है, इलस्ट्रेशन थर्ड को देखिए। मान लीजिए आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है। वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं 6000 और मान लेते हैं आपको इस बार करंट रेशियो दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो करंट रेशियो मान लेते हैं आपको गिवन है 2.5 का। तो अगर करंट रेशियो दे दिया है तो हमसे क्या पूछेगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस करा, वो हमसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पूछ लेगा। ठीक है, फाइंड करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले पे आते हैं कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या कहता था। सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कहता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है? सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये रहता है और दूसरा करंट रेशियो क्या कहता था? सर करंट रेशियो कहता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं जरा। ठीक है सर, दोनों फॉर्मूला मेरे पास में आ चुके हैं। आप जरा एक बात पे ध्यान दीजिए। क्या आपको करंट रेशियो गिवन है? द आंसर इज यस। करंट रेशियो इज 2.5। कैन आई से 2.5 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी? यस सर बिल्कुल कह सकते हैं।
क्या मैं करंट लायबिलिटी जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊँ? क्या जो करंट लायबिलिटी यहाँ डिवाइड हो रहा है मैं इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊँ? ठीक है सर, आप ले जा सकते हैं, तो इसको लेके जाते हैं। तो करंट लायबिलिटी चला गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। मुझे बताओ करंट एसेट्स क्या है? सर करंट एसेट्स ही है। करंट लायबिलिटी क्या है? सर करंट लायबिलिटी 2.5 टाइम्स ऑफ करंट एसेट है, मतलब 2.5 सीए। और करंट एसेट क्या था? वो सिंगल टाइम्स ऑफ करंट एसेट्स था। ये समझ में आ रहा है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब बताइए, अगर मैं लिखूं कि करंट एसेट का मतलब सिर्फ सीए है और करंट लायबिलिटी का मतलब 2.5 टाइम्स ऑफ सीए है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या मैंने? करंट रेशियो 2.5 आ रहा है, 2.5, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा, करंट एसेट्स इक्वल्स टू 2.5 ऑफ सीएल आ रहा था ना, सॉरी सॉरी सॉरी। ये सीए की वैल्यू आ रही है, एक मिनट ये उल्टा हो गया। करंट एसेट्स हमारा कितना आ रहा है? करंट एसेट्स आ रहा है हमारा 2.5 टाइम्स ऑफ सीएल, ये ऊपर जो लिखा है सीएल से मल्टीप्लाई हो रहा है। करंट एसेट क्या है? करंट लायबिलिटी का 2.5 गुना है। तो करंट एसेट का मतलब हो जाएगा करंट लायबिलिटी इंटू 2.5, ठीक है। और करंट लायबिलिटी क्या है? करंट लायबिलिटी ही है, ठीक है। आई होप सब बिल्कुल एकदम वो हो गया। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा गड़बड़ उसमें चला गया था, देखिए ध्यान से सुनिए। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो हमको 2.5 गिवन है और यहाँ लिखा है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मैंने करंट लायबिलिटी को यहाँ डिवीजन से हटा के मल्टीप्लिकेशन पे भेजा और जब मैंने ऐसा करा तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो सीए की वैल्यू क्या आ रही है? सीएल मल्टीप्लाइड बाय 2.5, मतलब सीए की जगह मैं क्या लिखूं? 2.5 सीएल, ठीक है। और सीएल क्या है? सीएल तो सीएल ही है। सीएल की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है, हमें तो सीए की वैल्यू डिराइव करी थी। तो इसके बिहाफ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? अब देखिए, वर्किंग कैपिटल हमको पता था। ये सर वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा था? 6000 का। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे लिख दीजिए आप 6000। और अब इसको सॉल्व करिए। आपको पता है 2.5 सीएल जहाँ कुछ नहीं लिखा होता मैथ्स में वहाँ पे क्या होता है? 1। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि 2.5 अगर 2.5 में से 1 घटा दें कितना बचेगा? 1.5 बचेगा, ठीक है। तो 2.5 सीएल से अगर 1.5 सॉरी 1 सीएल को मैं अगर लेस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1.5 सीएल मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 6000 इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। और ये 1.5 अब क्या करेगा? 6000 को कर देगा डिवाइड। तो डेसिमल हटेगा, तो डेसिमल हटते ही वो 6000 से 60000 बनेगा। और फिर आगे वो सॉल्व होकर के आपको वैल्यू दे देगा 40,000। एक मिनट, 1.5 है, पॉइंट का जीरो बढ़ेगा, 60,000, 6000 4000 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 4000 करंट लायबिलिटी वैल्यू आ जाएगी। अब आप करंट एसेट्स भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? करंट एसेट क्या था? करंट एसेट क्या था? करंट लायबिलिटी का 2.5 गुना। तो आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 2.5 से इसका। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका 2.5 से तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 10,000 करंट एसेट्स की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार। ठीक, अगर इसमें भी अभी भी किसी को दिक्कत है तो मैं एक दूसरा मेथड आपको बता सकता हूँ, वो ये, ठीक है। जिनको आ गया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड उनके लिए है जिनको एक्स बहुत अच्छा लगता है मैथ्स में, ठीक है। देखिए, करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट रेशियो कितना दे रखा है? 2.5 इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मुझे बताइए नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1। यही तो हो गया। अच्छा, आ, जो रेशियो होता है वो इसके आगे एक्स लगाओ, लेट द रेशियो बी एक्स, तो 2.5x अपॉन 1x। इतने में कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ से सीधे देखो ना भाई, करंट एसेट की वैल्यू कितनी है? 2.5x। करंट एसेट की वैल्यू कितनी है? 2.5x। और करंट लायबिलिटी वैल्यू कितनी है? सिर्फ x। तो आपको पता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितनी मिली है आपको?
2.5x और करंट लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ x। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको कितना वैल्यू मिलेगा? 1.5x का। और आपको पता है वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 6000 की। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। आपने x किसको माना था? करंट लायबिलिटी को। तो करंट लायबिलिटी वैल्यू आई 4000 और जैसे आप 2.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 10,000 क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स। आई होप आपको ये वाला समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन 4 है शायद। हाँ, देखिए, मान लीजिए कि इसी फर्म की करंट लायबिलिटी, मैं सीएल लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। करंट लायबिलिटी कितनी है? 4.5 लाख है, ठीक है। और उसने जो है पीपीई अक्वायर करा है, मतलब खरीदा है, परचेज करा है 50,000 का ऑन क्रेडिट, उधार खरीद के लाया है, ठीक है। परचेज करने के बाद आफ्टर ट्रांजैक्शन करंट रेशियो कितना दिया है? 2:1। हमसे पूछा ओरिजिनल बता दो आप, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने का, ठीक है। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है सर। दूसरी चीज, मान लीजिए हमें करंट एसेट्स जैसे कि इन्होंने नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ इन्होंने क्या दे रखा है? करंट लायबिलिटी दे रखा है। मुझे एक बात बताओ कि इस ट्रांजेक्शन के बाद में क्या हमारी करंट एसेट बढ़ी होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी होंगी। हमारी करंट एसेट जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी होंगी। क्यों नहीं बढ़ी होंगी? क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो नॉन करंट एसेट होता है। लेकिन 50,000 रुपए का सामान आप उधार लेके आए हैं तो आपकी क्या करंट लायबिलिटी बढ़ गई होगी? करंट लायबिलिटी बढ़ गई होगी। इसका मतलब कि करंट एसेट्स में तो कुछ नहीं ऐड हुआ होगा, लेकिन करंट लायबिलिटी में 50,000 की लायबिलिटी ऐड हो गई होगी। और इसको करने के बाद इन्होंने हमको बताया कि करंट रेशियो कितना आ रहा है? 2:1, मतलब 2/1। प्लस जीरो का कोई इफेक्ट नहीं, मैं इसको हटा दूं तो मैं कह सकता हूँ, क्या आपके ये बात समझ में आ रही है कि 2/1 इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल प्लस 50,000? आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट लायबिलिटी प्लस 50,000 में, और सामने क्या आ जाएंगी? करंट एसेट्स। क्या आपको करंट लायबिलिटी पता है? ये सर 4.5 लाख। यहाँ पे रख दीजिए। 4.5 लाख प्लस 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितनी वैल्यू आ जाएगी करंट एसेट्स की? 4.5 प्लस 50, 5 लाख। और 5 लाख का डबल कितना होता है? 10 लाख। तो आपकी करंट एसेट्स कितनी आ गई हैं? 10 लाख की, ठीक है। क्या आपको यहाँ से यहाँ तक में कोई भी दिक्कत है? आई होप नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया होगा आपको यहाँ पे क्या हुआ है। तो हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई है 10 लाख की। एक छोटा सा चेंज है, हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट्स हमारी कितनी निकल के आई है? 10 लाख की। और करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी? करंट लायबिलिटी हमको क्वेश्चन में दे रखी थी 4.5 लाख की। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 5,50,000। एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लिक्विड रेशियो के ऊपर। लिक्विड रेशियो में क्या क्या चीजें हैं? एक क्वेश्चन लेते हैं लिक्विड रेशियो का भी। मान लीजिए आपको इन्वेंट्रीज दे रखी हैं। इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट होती है ना, हम लोगों ने पहले अभी डिस्कस कर रखा है। मान लीजिए आपको इन्वेंट्रीज दे रखी हैं 80,000 की,
आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है 2,40,000 का। ठीक है, आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है 2,40,000 का। आपको करंट एसेट्स दे रखी है 4 लाख की। और आपको निकालना है लिक्विड रेशियो। तो देखिए जरा कैसे निकलेगा, क्या होगा। सबसे पहली बात तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है क्लास? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आर यू अवेयर व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? यस, 2,40,000। डू यू नो व्हाट इज करंट एसेट? 4 लाख minus current liability. Can we find current liability? Of course, yes. Current liability is equals to 4 lakh minus 2,40,000, which will give you 1,60,000. So 1,60,000 is your current liability. ठीक है, अब क्योंकि आ गया है, आई होप आपको समझ में आया, तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। करंट लायबिलिटी हमारी कितनी आ गई? 1,60,000। ठीक है, क्या करंट एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूडेड होता है पहले से? यस सर। जब हम करंट एसेट्स की बात करते हैं तो उसमें इन्वेंट्री इंक्लूडेड होता है। और क्या, अगर हमें लिक्विड रेशियो निकालना है तो लिक्विड रेशियो निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? हमको क्विक एसेट चाहिए होंगी। क्विक लायबिलिटी कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्विक एसेट्स के बाद में और हमें क्या चाहिए होता है? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज तो सर हमको अभी पता चली है 1,60,000 की। सर क्विक एसेट्स कितनी होंगी? क्विक एसेट्स कैसे निकलेंगी? आप करंट एसेट से इन्वेंट्री को लेस कर दीजिए। और किसको लेस करते हैं? मैंने क्या बताया था? प्रीपेड एक्सपेंस को भी हम लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस होता है तो हम प्रीपेड वाले एक्सपेंस को भी लेस कर देते हैं, लेकिन यहाँ कोई हमें प्रीपेड एक्सपेंस नहीं गिवन है। तो हम एक काम करें, सिर्फ और सिर्फ 4,80,000 कम कर दें, यानी 3,20,000। और आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2:1। ठीक है, ये कटेगा 1 टाइम, ये कटेगा 2 टाइम, 16 1 जा 16 2 जा 32। तो इसका हमारा आंसर कितना है? 2:1। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक अब थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मीन्स लिटरली अच्छा। देखिए मान लीजिए आपको दे रखा है किसी कंपनी की करंट लायबिलिटी 3 लाख की है। और मान लेते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, नो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब नील है। ठीक है, आपको करंट रेशो दे रखा है क्वेश्चन ने 3 का, और लिक्विड रेशो दे रखा है क्वेश्चन ने 1 का। आपको फाइंड करना है इन्वेंट्री की वैल्यू। 3 मतलब समझते हो? 2/1 को मैं सिर्फ 2 लिखूंगा ना, मतलब 2:1 को 2 लिखूंगा, और 2/1 को सिर्फ 2 लिखूंगा। तो अगर 2 लिखा है इसका मतलब है 2:1। अगर 3 लिखा है इसका मतलब 3:1। अगर 4.5 लिखा है इसका मतलब 4.5:1। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो जब लिखा है करंट रेशियो 3 है तो मैं बोलूंगा नहीं, करंट रेशियो 3:1, और लिक्विड रेशियो 1:1। क्या पहले आपको ये बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आई। आप सुनिएगा जरा, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी दोनों में हमको क्या गिवन है? 3 लाख। ठीक है, करंट रेशियो कितना है? 3। और लिक्विड रेशियो कितना है? 1। ये 1/1, ये 3/1। हमको ये भी नहीं पता है, हमको ये भी नहीं पता है। ठीक है, ये एक्स और वाई की जगह जो इनका एक्चुअल नाम है वही क्यों ना लिख दें। हमको करंट एसेट नहीं पता, हमको कोई एसेट भी नहीं पता है।
आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको यहाँ से करंट एसेट की वैल्यू मिलेगी 9 लाख। ठीक है। सिमिलरली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको क्विक एसेट की वैल्यू मिलेगी 3 लाख। ठीक है। और आपको पता है कि करंट एसेट से अगर हम इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं और प्रीपेड को लेस करते हैं, कि प्रीपेड है नहीं तो हटा दें, तो हमें क्या मिलता है सर? फिर हमें मिलता है क्विक एसेट्स। और अभी हमको करंट एसेट पता है 9 लाख का, हमको क्विक एसेट पता है 3 लाख का। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? 6 लाख की। ठीक है। तो फाइनल में यहाँ पे आंसर लिख दे रहा है कि हमारे इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 6 लाख। ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया है। अब हम लोग चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक काम करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें दोनों का ही यूटिलाइजेशन हो जाए। ठीक है। मान लीजिए आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है 60 लाख की। ठीक है। आपको करंट रेशियो गिवन है 2.5। और आपको कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री, आपको गिवन है 40 लाख का। आपको कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो, और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है कि करंट एसेट्स कितनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और ये कितना दिया है? 2.5। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसी तरह क्वेश्चन अभी हम लोग पहले भी करके आए हैं। तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई कर जाएगा, और मल्टीप्लाई करेगा तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ इसी की करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। नाउ लेट्स मूव टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट minus current liability. We know current assets are 2.5 times of current liability. So we can write it as 2.5 CL, यानी 2.5 current liability minus current liability is current liability. जहां कुछ नहीं दिया होता वहां क्या होता है मैथ्स में? 1, यानी 2.5 CL माइनस 1 CL। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा? 1.5 ऑफ करंट लायबिलिटी। ठीक है। क्या हमको वर्किंग कैपिटल पता है? ऑफ कोर्स यस, 60 लाख। So put the value over here. 60 lakh is equals to 1.5 current liability. Current liability is equals to 60 lakhs divided by 1.5। और आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 40 lakhs की, कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 40 lakhs। ठीक है। अच्छा, करंट लायबिलिटी 40 लाख आ रहा है तो क्या मैं करंट एसेट निकाल सकता हूँ? अभी एक रिलेशन देखा था ना कि करंट लायबिलिटी का 2.5 गुना करंट एसेट है। बहुत बड़ा हो गया एक मिनट। करंट लायबिलिटी का 2.5 टाइम्स क्या है? करंट एसेट है। अभी हमने रिलेशन देखा था ना ये वाला। तो करंट लायबिलिटी में अगर मैं 2.5 का मल्टीप्लाई करूं तो 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5, जिसकी वैल्यू आती है 1 करोड़।
तो करंट एसेट्स कितनी है आपकी? 1 करोड़ की। ठीक है। अच्छा, हमें करंट एसेट मिल गई है। क्या हमें पता है कि करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री को लेस कर दें, करंट एसेट्स निकालनी थी ना, हमने लिक्विड रेशियो फाइंड करा अभी। लिक्विड सॉरी करंट एसेट्स हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। करंट एसेट्स कितनी आ रही है? 1 करोड़ की। तो एक तो आंसर हमारा ये आ रहा है। अब हमको क्या चाहिए? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर क्विक एसेट कितने की है हमको पता ही नहीं है, क्विक एसेट के लिए हमें क्विक एसेट निकालनी पड़ेगी। और करंट लायबिलिटी हमको पता है 4 लाख की। 4 लाख है ना करंट लायबिलिटी? नहीं 40 लाख है, सॉरी। तो हमें पता है कि हमारी करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट लायबिलिटी हमारी 40 लाख की है। हमको ऊपर क्विक एसेट्स रखनी है। क्विक एसेट्स क्या होती हैं? सर करंट एसेट्स में से आपको इन्वेंट्री हटानी पड़ती है और आपको प्रीपेड एक्सपेंस हटाने पड़ते हैं, बट इस क्वेश्चन प्रीपेड दिया नहीं है। करंट एसेट कितनी निकल के आई है? 1 करोड़ की। और इन्वेंट्री कितनी गिवन थी? सर आपको इन्वेंट्री गिवन है 40 लाख की। ठीक है, तो आ जाइए। 1 करोड़ और 40 लाख, इसका डिफरेंस आप निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 60 लाख। और ये 60 लाख की फिगर आ जाएगी क्विक एसेट्स की जगह पे। 60 लाख अपॉन 40 लाख, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इसको हम 1.5 रेशियो 1 लिखना ज्यादा बेहतर समझेंगे। ये हमारा आया नेक्स्ट आंसर। हमसे लेकिन पहले क्या पूछा गया था? पहले हमसे पूछा गया था लिक्विड रेशियो का। तो अब आंसर कैसे कोड करेंगे? आंसर हम ऐसे कोड करेंगे कि आंसर हमारा पहला आ रहा है 1.5 रेशियो 1, और हमारा दूसरा आंसर आ रहा है 1 करोड़। ठीक है, तो ये है हमारे फाइनल आंसर्स। आई होप आपको ये समझ में आया।